Hello students, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will discuss some very important questions related to engineering chemistry. 5 years के पेपर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आपसे किस टाइप से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5 इयर्स के पेपर्स हैं उसी में से सबसे पहले मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए होता है उसमें आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इस पूरा पेपर पैटर्न आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट ए जो होता है उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि या तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है या टाइप्स या क्लासिफिकेशन फॉर्मूला, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 5-6 लाइन में आपको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, इसी आज मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बता रही हूँ, फिर मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का, इसी तरीके से मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो आपके 5 इयर्स के पेपर्स में आए हैं। तो जैसे कि एलसीवी, यदि हम सारे चैप्टर्स मिक्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप से बनेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है वाटर, सेकेंड है फ्यूल, थर्ड आपका चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ग्लास। और फिर फोर्थ यूनिट आपकी है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल एंड फिफ्थ यूनिट इज योर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो ये 5 यूनिट है आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में से। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो 5 यूनिट है उस पांचों यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में, जो कि आपका कितने नंबर का होने वाला है, 20 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस की पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद पार्ट बी में आएंगे, फिर पार्ट सी का भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं, व्हाट इज एलसीवी, एचसीवी। तो एलसीवी एचसीवी पूछा जा सकता है। ये कौन से क्वेश्चन है, यूनिट 2 का है, जो फ्यूल चैप्टर है उसमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बताई गई थी। तो उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला। तो ये चीज आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको आपको बहुत लेंदी नहीं करना, शॉर्ट ही रखना है। क्योंकि ये 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर में एक एलसीवी, आप 1 नंबर में एलसीवी समझा देंगे और 1 नंबर में एचसीवी। तो ये 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स का यदि है, 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो उस केस में हमें कितना लिखना है। देन इसी तरीके से अब मैंने ये रैंडमली, क्योंकि 5 यूनिट से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो एलसीवी एचसीवी आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जगह कई बार कैलोरीफिक वैल्यू भी पूछी जा सकती है आपसे कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये सब चीजें मैं अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस जितने भी मेरे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें आपको ये सब आंसर्स भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सारी चीजें अवेलेबल है और मैंने चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आरटीयू में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो ये है ल्यूब्रिकेंट चैप्टर से, प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूब्रिकेंट, जिसमें कि हम रेडवुड विस्कोमीटर की बात करते हैं। रेडवुड विस्कोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज विस्कोसिटी एंड व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स में अवेलेबल है। देन डिफाइन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन आपके कौन से वाले चैप्टर में है, फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट वाटर चैप्टर है, उसमें क्लोरीनेशन मेथड आपने किया था। तो क्लोरीनेशन मेथड क्यों यूज किया जाता है, डिसइंफेक्शन। वाटर को, वाटर में जो इम्प्योरिटी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन वाटर यूज करते हैं, क्लोरीन लेते हैं, और वो जो क्लोरीन होती है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन आपको यदि ध्यान हो तो एक ग्राफ था और उस ग्राफ को हम बताते थे इस तरीके से, यदि आपने देखा हो तो ये जो पॉइंट होता था ये ब्रेक पॉइंट, ये जहां पे कि अब
क्लोरीन जो है वो एक्स्ट्रा हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो वो क्लोरीन बच रही है, रेजिडुअल क्लोरीन जिसको हम कहते हैं, तो वो पूरा आप ग्राफ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन व्हाट इज हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स। हार्डनेस अगेन ये यूनिट 1 का है कि हार्डनेस क्या होती है, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, और उसकी यूनिट्स मैंने आपको बताई थी जैसे पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे एंड यूनिट्स लिखेंगे। मैं आंसर इसके इसलिए नहीं बता रही हूँ डिटेल में, यदि मैं बताऊंगी तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सब चीजें आपके पास पहले से है, मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, प्लस आपको नोट्स भी दे रखे हैं, तो आप सारे लेक्चर मेरे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के देख लीजिएगा। यदि आप ये देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके आंसर्स भी आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे। देन ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। अब ये ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला कौन से वाली यूनिट में था, फ्यूल चैप्टर में ये ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला है, जहां पर हम डायरेक्ट HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। HCV कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम LCV कैलकुलेट करते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला जो है ना, उससे हम डायरेक्ट HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल फॉर्मूला लिखना है। देन व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंबस्टिबल का मतलब क्या है, कि जो कंबशन प्रोसेस में कंबशन में काम में आता है, ठीक है, जलने में काम में आ रहा है। जैसे हम यदि बोले कार्बन है, तो कार्बन क्या है, कंबशन में इसकी अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है कार्बन की, तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन कंबशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें और भी जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसका कंबशन में कोई रोल ही नहीं होता, तो वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो हमें लिखना पड़ सकता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हुए। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 इयर्स के पेपर्स हैं। देखो ये मेरे पास 5 इयर्स के पेपर्स हैं और इसमें मैंने इसी में से देख के मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आप देखो कई बार क्या होता है, क्योंकि ऐसा तो आएगा नहीं कि यूनिट 1 से पहले आया फिर यूनिट 2 से क्वेश्चन देंगे, मिक्स इसमें होंगे, सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मिक्स होंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे मैंने अभी 6 क्वेश्चंस ही लिख रखे हैं और मैं आपको इसमें से बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और किस टाइप से हमें इसका आंसर करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है, अब यदि आपको यही नहीं पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से आ गया, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, जैसे विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स यदि आपने क्वेश्चन आया और आपको यही नहीं पता ये कौन से चैप्टर से था, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मतलब आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा, आपको टॉपिक ही आपने यदि छोड़ रखा है तो आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो आप मिक्स यदि आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये लुब्रिकेंट चैप्टर से था और उसमें वो पूरा रेडवुड विस्कोमीटर जिससे कि हमने विस्कोसिटी कैलकुलेट करी थी, तो वो सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने यूनिट वाइज ना लिख करके मिक्स लिखा है कि ये यूनिट 2 का भी आ सकता है पहले, फिर यूनिट 1 का, इस तरीके से रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे। उन 5 यूनिट में से रैंडमली क्वेश्चंस लिखे होंगे। हो सकता है 5th यूनिट का क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो पहले पूछ लिया जाए। तो आपको चैप्टर्स सारे पता होने चाहिए, ये सारे चैप्टर्स हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं अब आपको इसमें से बताने वाली हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और उसको हमें कैसे आंसर करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने आपको वैसे बता दिया है कि हमें 5-6 लाइन में आंसर कंप्लीट करना है। ज्यादा यदि आप उसको टाइम देंगे तो उस केस में आपका बी पार्ट और जो सी पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट सकते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहली बात तो यदि आप क्वेश्चन छोड़ते हैं इसका मतलब उसके वो तो मार्क्स 0 हो गए, सीधे 0 हो गए, क्योंकि आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं करा। अब इसमें देखो ये हार्डनेस पे क्वेश्चन है 2025, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हार्डनेस पे है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, व्हाट इज हार्डनेस एंड इट्स यूनिट। ये क्वेश्चन कई रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हार्डनेस पे है, देन सेकंड इज उसकी यूनिट कन्वर्जन पूछा जा सकता है आपसे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे, कि पीपीएम को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करो
मिलीग्राम पर लीटर को डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करो, डिग्री फ्रेंच को डिग्री क्लार्क्स में कन्वर्ट करो। तो वो एक मैंने कन्वर्जन मेथड बताया था, वो आपको पता होना चाहिए, वो रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि आपने डेफिनेशन तो लिख दी, ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज हार्डनेस एंड देन एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो वो कन्वर्जन यूनिट्स आपको तभी पता होगा ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, कि पीपीएम है, मिलीग्राम पर लीटर है, डिग्री क्लार्क्स है, डिग्री फ्रेंच है, ये चारों यूनिट्स पता होनी चाहिए। और उसके बाद उनमें क्या रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। लेकिन 5-6 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, पार्ट ए की अभी मैं बात कर रही हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन भी मैंने यहाँ पे बताया। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन तो 100% आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद अभी मैं 2025 इसकी बात कर रही हूँ पेपर की। फिर इसमें ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला है, तो देखो ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है और साथ में ये पूछा जाएगा कि कैसे हम इसमें से एलसीवी भी कैलकुलेट, एचसीवी कैलकुलेट और एलसीवी कैलकुलेट हमें करनी है, हाउ टू डिटरमाइन एचसीवी एंड एलसीवी बाय ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एचसीवी का फॉर्मूला होगा और फिर एलसीवी हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे यदि हमें एचसीवी पता होगा तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कंबशन। देखो कंबशन क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने फ्यूल लिख रखा है व्हाट इज फ्यूल, तो इसकी जगह व्हाट इज कंबशन एंड हाउ मेनी, जस्ट गिव द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट पूछे जा सकते हैं आपसे, तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है। उसके अलावा है इसमें व्हाट डू यू मीन बाय टिनिंग। तो टिन की कोटिंग, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये कोरोजन में था, कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल में जब हमने मैंने प्रोटेक्शन मेथड बताए थे, हाउ टू प्रोटेक्ट द मेटल को हम कैसे प्रोटेक्ट करें कोरोजन से, तो उस केस में हमने कुछ क्या करी थी, पेंट किया था या फिर हमने उसको गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की कोटिंग करी थी या टिन की कोटिंग कर रही थी। तो टिन की कोटिंग करेंगे तो टिनिंग हो जाएगा, जिंक की कोटिंग करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे टिनिंग पूछा जा सकता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इन सब के आंसर्स आपके पास मेरे नोट्स में मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप सारे मेरे लेक्चर्स भी देख लेना। ये सारे लेक्चर इनके 5 यूनिट के मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर बनाए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी आपको बताए हैं और जो नोट्स हैं वो भी सब अवेलेबल है। क्लियर। तो यहाँ पे आज जो मैं ये लेक्चर आपको बता रही हूँ, ये लेक्चर इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कशन हम कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें कितना आंसर करना है, शॉर्ट में कितना करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना हमें आंसर करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। और मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, आज मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, फिर बाद में और दूसरे चैप्टर्स और दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं आपको बताऊंगी। देन अब इसमें नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। तो सीमेंट जब बनती है, तो जब क्लिंकर्स बन जाते हैं उसके बाद हम उसमें 2 to 6% जिप्सम ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, तो उसकी एक रिएक्शन है, वो आप रिएक्शन दे देंगे एंड वो उसका काम क्या होता है जिप्सम का। जिप्सम जब उसमें हम ऐड कर देते हैं तो जब हम जहां पर भी जब रिएक्शन होती है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो जब हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सीमेंट को यूज में लेते हैं, तो जो जिप्सम होती है वो क्या करती है कि एकदम उसको सॉलिडिफाई होने नहीं देती। जैसे उसमें वाटर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि यदि जिप्सम नहीं होगा तो वो इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है ओवर टॉप और बॉटम ये 2 लेयर तो सॉलिडिफाई हो जाती है, लेकिन जो मिडिल लेयर होती है वो क्या रहती है, वीक रहती है, वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई नहीं होती। तो वो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन मान लो जैसे दीवार बनाई हमने, तो वो बहुत वीक बनेगी, क्योंकि क्या हुआ कि प्रॉपर रिएक्शन नहीं हुई। तो उस जो रिएक्शन एकदम फास्ट होकर उसने सॉलिडिफाई कर लिया, उस रिएक्शन को वो स्लो करता है, तो इट विल रिटार्ड द रिएक्शन, इट विल रिटार्ड द रिएक्शन रेट। और वो कैसे रिटार्ड करता है, टाइम को बढ़ा देता है। जब जिप्सम उसमें ऐड कर दे तो क्या होता है कि रिएक्शन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे स्लोली रिएक्शन होती है, ठीक है। देन तो वो सारा उसमें रिएक्शन भी दे रखी है और उसको एक्सप्लेन भी किया कर रखा है, तो आप उसको अच्छे से उसमें लिख लेना। देन विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स, ये मैंने यहाँ पे बताया है कि विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स भी पूछा जा सकता है आपसे।
देन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर है, उसमें आपसे SN1 रिएक्शन पूछी जा सकती है, SN2 रिएक्शन पूछी जा सकती है, या व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या व्हाट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इस तरीके की डेफिनेशन पूछी जाएगी। फिर एक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स जो चैप्टर है, उसमें से आपसे या तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी या यूजेस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली पैरासिटामोल है, दो ड्रग है, दो मेडिसिन है, एक तो है एस्प्रिन और दूसरी है पैरासिटामोल। तो एस्प्रिन में आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है या प्रॉपर्टीज यूजेस, और सेम पैरासिटामोल में भी दो प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी या यूजेस पूछ लिए जाएंगे, तो वो आपको आने चाहिए। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया, इसमें सारी यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो जो पांचों यूनिट आपके हैं, उन पांचों यूनिट में से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर में से तो शॉर्ट क्वेश्चन बन गए लेकिन फ्यूल चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा नहीं होगा। हर एक चैप्टर में से, हर एक यूनिट में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बनेंगे ही, कंपलसरी है कि हर एक यूनिट जो है कवर अप होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो पार्ट ए में हर एक यूनिट से क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे अभी देखा कि पार्ट जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 वाटर चैप्टर है, उसमें से ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन आ गया, ठीक है, हार्डनेस का क्वेश्चन आ गया, यूनिट कन्वर्जन आ गया। उसके अलावा फ्यूल चैप्टर में से आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज फ्यूल या व्हाट इज कंबशन, व्हाट इज नॉन कंबस्टिबल एंड कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट, ये पूछ लिया गया। फिर थर्ड यूनिट जो थी उसमें आपके इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें कि ल्यूब्रिकेंट, ग्लास और सीमेंट, ये तीनों चीजें। तो ल्यूब्रिकेंट, सीमेंट, ग्लास, इनमें से एक एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ग्लास में से बन सकता है व्हाट इज एनेलिंग, अभी आप देखेंगे, ये भी मैं 2025 का बता रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। 24 का देखें, 25 में ये है, 24 में, 23 में, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। कभी ग्लास और सीमेंट में से पूछ लिया गया, ल्यूब्रिकेंट में से नहीं होगा कोई क्वेश्चन, क्योंकि वो एक यूनिट है, थर्ड यूनिट है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर यूनिट 4 जो है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, उसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज कोरोजन, या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी मतलब मेटल को प्रोटेक्ट कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट द मेटल। सो जस्ट गिव 2 मेथड्स टू प्रोटेक्ट द मेटल। तो कोई से भी 2 मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मेथड्स मैंने बताए, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, और उनमें से कोई भी आप 2 मेथड बता सकते हैं। चाहे तो वो बता सकते हैं आप गैल्वेनाइजेशन, दूसरा ऑब्टेनिंग बता सकते हैं, ठीक है। फिर 5th यूनिट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तो ये 2 सेपरेट चैप्टर हैं। यूनिट 5th में 2 चैप्टर हैं, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपके आ सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। और यही चीज, यही पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन में भी रहेगा। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में भी अभी आप देखेंगे कि हर एक यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट 2 ही चैप्टर्स है आपके, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स है, एक तो वाटर चैप्टर है और दूसरा क्या है, फ्यूल। इन 2 चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल है, तो इनका रेशियो रहेगा 50%। 50% थ्योरी क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 से, और 50% न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। इसी तरीके से यूनिट 2 में भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, तो 50% रेशियो रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का और 50% रहेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। बाकी सारे जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, 3rd, 4th, 5th, उसमें तो थ्योरेटिकल पार्ट ही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, तो वो आएंगी डेफिनेटली, ठीक है। अब अभी मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हुआ 2025 का पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ। अब 2024 का देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं। तो ये देखो, अब ये 24 का देख रही हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन आया है। अब देखो, एक न्यूमेरिकल आया है, छोटा सा न्यूमेरिकल, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे 2 नंबर के ही होंगे, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हार्डनेस दे रखी है 250 ppm है वाटर की हार्डनेस ऑफ अ गिवन वाटर सैंपल इज 250 ppm। एक्सप्रेस द हार्डनेस इन डिग्री क्लास एंड डिग्री फ्रेंच। तो हार्डनेस आपको दे रखी है 250 ppm, न्यूमेरिकल भी नहीं है ये, तो देखो सिर्फ कन्वर्जन है। इसमें हार्डनेस दे रखी है 250 ppm। अब इसको हमें डिग्री क्लास और डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना है।
तो अब ये मत करना कि उसका पूरा मतलब बहुत ज्यादा आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाए, कुछ करना ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है जिस फैक्टर से जो भी उसका जो रिलेशन है, पहले वो रिलेशन लिख देंगे, 1 ppm इज इक्वल टू दिस दिस दिस, वो लिख दिया, और उसके बाद वो जो फैक्टर है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री क्लार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग है, जब ये इसमें दो दो तीन तीन लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। फिर देखो, फिर रिपीट हो रहा है 2024 में ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वापस रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेडली आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, हर साल आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डेफिनेटली आते हैं। देन नेक्स्ट है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क्स का। अब जब न्यूमेरिकल दे रखा है ना, तो वो न्यूमेरिकल इतना ही होगा कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो HCV दे रखी है हमें 9650 किलो कैलोरी पर केजी, और कैलकुलेट द नेट कैलोरीफिक वैल्यू इफ इट कंटेन्स 6% हाइड्रोजन। तो आपको याद है LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09H। H क्या है? हाइड्रोजन, इंटू 587। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि HCV दे रखा है तो LCV हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो LCV का एक फॉर्मूला होता है, LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587। यदि आपको याद आ गया हो तो मैंने LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से आप LCV को कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद है फ्यूल चैप्टर से है क्वेश्चन, ये भी LCV और HCV ये भी फ्यूल चैप्टर से है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंथेटिक पेट्रोल। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग थी ना, उसमें सिंथेसिस दे रखा है कि पेट्रोल को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन ही पूछी जाएगी कि व्हाट इज सिंथेटिक पेट्रोल, नेम द 2 मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट कोल टू गैसोलीन। तो कोल को गैसोलीन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसोलीन आपको पता है पेट्रोल ही होता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन से 2 मेथड हम यूज करते हैं, याद आया? फिशर-ट्रॉप मेथड एंड बर्जियस मेथड। तो ये 2 मेथड है, और उससे पहले आपसे डेफिनेशन पूछ लिया तो नाम लिखना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना कि आप एक्सप्लेन करने लग जाओ फिशर-ट्रॉप मेथड क्या है, क्योंकि 2 ही नंबर का है। तो इसमें डेफिनेशन पूछिए व्हाट इज सिंथेटिक पेट्रोल, तो डेफिनेशन दे दोगे, और उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन सी 2 मेथड है जिससे कि पेट्रोल बनता है। तो बर्जियस मेथड और फिशर-ट्रॉप मेथड है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और सीमेंट की रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। सेटिंग एंड हार्डनिंग वाली रिएक्शन पूछी गई है इसमें। और है एनीलिंग का क्वेश्चन। एनीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में जब ग्लास को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो एक नॉर्मली ऐसे नहीं कि अपन ने उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको बनाते हैं, और फिर जब वो ग्लास बन जाता है तो उसको हम ठंडा करने के लिए एक चैम्बर से पास करते हैं। उन चैम्बर को हम कहते हैं एनीलिंग चैम्बर्स। और एनीलिंग चैम्बर जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो वो एनीलिंग प्रोसेस होता है। अब ये ऐसा हम क्यों करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस, दोनों डिफरेंट क्यों है। ये नॉर्मल कूलिंग नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, उसको ठंडा एकदम से रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से कूल नहीं होगा। वो जो ग्लास है वो क्या होगा, उसकी ऊपर और नीचे की लेयर तो सॉलिडिफाई हो जाएगी, लेकिन बीच की लेयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और इस तरीके का जो ग्लास होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। और इसीलिए हम कूलिंग, इसमें नॉर्मल कूलिंग नहीं होती कि उसको वो विस्कस लिक्विड बन गया और उसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया, ऐसे नहीं करते। हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर तक तो उसमें फर्नेस में रखते हैं, उसके बाद उसको एनीलिंग चैम्बर में पास करते हैं, जहां से 1000 से 200 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है, एक एक चैम्बर से पास करते हैं। ठीक है,
तो वो एनिलिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में एनिलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में एनिलिंग पूछा डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आगे है स्टीम इमल्शन नंबर। स्टीम इमल्शन नंबर मैंने आपको बताया था लुब्रिकेंट चैप्टर में है। स्टीम इमल्शन नंबर SEN, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SEN। तो ये SEN क्या होता है? सैन। तो दिस इज व्हाट, इसको इमल्शन मैंने आपको बताया था। इमल्शन के बाद मैंने स्टीम इमल्शन नंबर बताया था कि किस तरीके से वाटर और ऑयल को हम सेपरेट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द स्टीम इमल्शन नंबर। तो वो यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ये मैं सब सारी चीजें आपको रिकॉल करवा रही हूँ और ये बता रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। फिर बात आती है कोरोजन। कोरोजन से भी है क्वेश्चन कि कोटिंग के बारे में पूछा है, एनोडिक कोटिंग और कैथोडिक कोटिंग। तो जो भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। और मेरे नोट्स को भी आप पढ़ लेना, तो इनके सबके आंसर्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जिसका आपको आंसर नहीं आता हो। यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, मेरे लेक्चर्स देख लिए हैं और नोट्स देख ली है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है, जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं अपने लेक्चर्स में, वो वीडियोस आप जरूर देख लेना। उसमें जो भी मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं और उनको करने की जो ट्रिक्स बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि कोई 50 क्वेश्चन हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स, नहीं। आपको जितने मैंने हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल बताया, बस उसको अच्छे से आप कर लेना कि अच्छा ये पैटर्न रहेगा। केवल वैल्यूज चेंज होगी, वैल्यू सब चेंज हो भी जाए तो क्या है, आपको तो पता है ना कि किस तरीके से करना है। तो 50 क्वेश्चन करने की जगह आप वो 2-3 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे ना, जो मैंने करवाए हैं, तो आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। देन देखो, इसमें फिर रिएक्शन मैकेनिज्म से है एडिशन रिएक्शन। अब हम और उस पर जाते हैं। ये सारे 5 इयर्स के पेपर्स मेरे पास हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अब 2023 का देख रहे हैं, तो उसमें पूछा है व्हाट इज कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखो, कार्बोनेट हार्डनेस क्या है? टेम्पररी हार्डनेस को हम बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट किसको बोलते हैं? परमानेंट हार्डनेस को। मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी हार्डनेस का दूसरा नाम कार्बोनेट हार्डनेस भी होता है और परमानेंट हार्डनेस का दूसरा नाम नॉन कार्बोनेट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इम्प्योरिटी जो कि इजीली रिमूव हो सकती है उसको हम टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। और टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से। तो इसीलिए तो उस हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया व्हाट इज कार्बोनेट हार्डनेस, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके। जरूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज टेम्पररी हार्डनेस, ये तो सीधा सीधा हो गया, आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या करेंगे, ये टेम्पररी हार्डनेस लिखने की जगह लिखेंगे व्हाट इज कार्बोनेट हार्डनेस। इसी तरीके से ये कार्बोनेट हार्डनेस की जगह पूछा जा सकता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो आपको पता है कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो किस वजह से होती है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सभी की वजह से होती है। क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, तो इनकी वजह से हार्डनेस होती है, उसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस के यदि दूसरा नाम भी है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस का दूसरा नाम क्या है? टेम्पररी हार्डनेस का कार्बोनेट है, परमानेंट का नॉन कार्बोनेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है। व्हाट इज फॉस्फेट कंडीशनिंग? तो कंडीशनिंग मैंने बताया था इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड था कि जब बॉयलर के अंदर हम वाटर ले लेते हैं और अब हमें पता लग रहा है कि इसमें तो कुछ इम्प्योरिटी है, तो वाटर को बाहर निकालने की जगह हम क्या करते हैं? इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं, तो कंडीशनिंग करते हैं। उसमें हम फॉस्फेट यूज कर रहे हैं तो फॉस्फेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट यूज कर रहे हैं तो कार्बोनेट कंडीशनिंग। तो जो वो होती है उसमें जैसे स्केल है, स्लज है, तो स्पेशली जो स्केल होती है ना, वो एक मेजर इम्प्योरिटी होती है।
तो स्केल को हम स्लज में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए कुछ कंडीशनिंग करते हैं। उसी कंडीशनिंग में से एक कंडीशनिंग आपसे पूछी जा सकती है। फॉस्फेट कंडीशनिंग पूछी जा सकती है, या कैलगॉन कंडीशनिंग पूछी जा सकती है, कार्बोनेट कंडीशनिंग। तो वो सारी कंडीशनिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। लिक्विड फ्यूल के प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, एडवांटेज भी पूछी जा सकती है कि सॉलिड फ्यूल हमने पढ़ लिया, फिर हम लिक्विड फ्यूल पे क्या आ रहे हैं, फिर जब अब लिक्विड फ्यूल पढ़ लिया तो गैसियस फ्यूल पे क्यों आ रहा है। तो यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू देखें, आप ये ध्यान रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा गैसियस फ्यूल की होती है, उसके बाद है लिक्विड फ्यूल, फिर है सॉलिड फ्यूल। तो कैलोरीफिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कंबशन प्रोसेस में यदि हम ये कहें कि कंबशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। जो हम कंस्टिट्यूएंट ले रहे हैं उसमें उसकी जो कैलोरीफिक अपने आप की यदि कैलोरीफिक वैल्यू है, जितने ज्यादा ऐसे कंस्टिट्यूएंट होंगे जिसकी अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे सॉलिड में तो क्या होता है, कार्बन जो मेनली एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू तो वो तो कंबशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देन डिफाइन सीटेन नंबर। सीटेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, डीजल के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए किया जाता है, सीटेन नंबर डीजल के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता है पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां होती है वो अलग अलग होती है। यदि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की प्रॉपर्टी और जो डीजल की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये जो सीटेन नंबर है ये डीजल में काम में आता है कि सीटेन नंबर हम डीजल के केस में हम सीटेन नंबर बोलते हैं कि इसका सीटेन नंबर क्या है। जितना ज्यादा सीटेन नंबर होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का डीजल होगा। देन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ मेटल। कैथोडिक प्रोटेक्शन इसमें पूछा गया कि क्या है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो और वो है भी, मतलब मेरे लेक्चर में भी दे रखा है डिटेल में। गिव प्रपोर्शन बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो आपको देने पड़ेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल आपको बताना है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन मशीन। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन मशीन, ये क्यों, मतलब मशीन में ल्यूब्रिकेशन यानी कि ल्यूब्रिकेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वियर टियर कम करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए, उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ कूलेंट। तो मैंने आपको जितने भी फंक्शंस बताए थे ल्यूब्रिकेंट के, वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट, उसके जितने भी यूजेस हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कर दिया ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन मशीन, तो मतलब तो वही है कि क्यों जरूरी है, लुब्रिकेंट क्यों जरूरी है, तो उसकी सारे फंक्शंस जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, देन और क्या क्वेश्चन है इसमें, जो आपके ग्लास चैप्टर है उसमें मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ग्लास, इतने सारे ग्लासेस थे, मैंने उसको याद करने का तरीका बताया था। कुछ ऐसे ग्लासेस हैं जो सिमिलर है तो उनको मैंने कंपैरिजन करते हुए पढ़ाया था। तो हर एक चैप्टर को ये याद रखना कि जितने भी पांचों यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है, यूनिट 1 2 3 4, पांचों यूनिट में मैंने जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसको आप फॉलो करना और वो सारे यूनिट्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो यदि आपने अच्छे से समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपके हो जाएंगी। और नहीं तो आपको समझ ही नहीं है, आप सोचो डायरेक्ट मैं इस लेक्चर पे आ जाऊं कि भाई 5 इयर्स के पेपर्स मेरे को पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पता तो लग गया, लेकिन आपने तैयारी वैसी नहीं करी तो आपको उसके आंसर्स भी तो पता होने चाहिए। तो इन सबको करने से पहले आप मेरे पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, और यदि आप देख चुके हैं तो ये आपके लिए लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है। ये आप सब चीजें बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद रिएक्शंस है, वही रिएक्शन मैकेनिज्म से एलिमिनेशन रिएक्शन पूछी जा सकती है, उसका एग्जांपल पूछा जा सकता है। तो सब चीजें मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समझाई है। फिर फायर पॉइंट, व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज फायर पॉइंट, व्हाट इज क्लाउड पॉइंट, व्हाट इज स्पोर पॉइंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, फॉर्मूला, कोई रिएक्शन पूछी जा सकती है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, ये सारी चीजें। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और कुछ मैंने आपको क्वेश्चन इस पेपर से समझा दिए हैं कि आपको करना क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आ ही जाए
तो 100% जितने भी मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए, इसमें से आराम से 70 to 80% क्वेश्चन आ जाएंगे यदि आपने तैयारी अच्छे से कर ली। आपको आंसर, अब आपको क्या है, क्वेश्चन तो पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा, लेकिन आपकी तैयारी वैसी नहीं है तो आंसर क्या लिखेंगे? तो उसके लिए आपको आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब आधा क्वेश्चन तो डेफिनेशन का आ गया और कुछ उसमें से एग्जाम्पल पूछ लिए, तो आपने तो केवल डेफिनेशन ही याद करी थी। तो सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और देखो, मैंने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें हर एक जितना पॉसिबल था मैंने याद करने का, उसमें तरीका भी आपको बताया है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 3 क्लासेस सिमिलर से लग रहे हैं, उनको कंपैरिजन करके पढ़ाया है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ चीज है। आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। आपने अपने इंटरनल्स भी दिए हैं तो उसमें भी आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो बहुत इजीली आपको सब चीजें आ रही हैं। ये लेक्चर मेरा बनाने का पर्पस यही है कि अब क्योंकि आपके मेन एग्जाम आ रहे हैं, तो मेन एग्जाम में एक बार वापस से हम सारी चीजें रिकॉल कर लें कि वो जो 5 यूनिट है, यदि हम अभी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उन 5 यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पार्ट ए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर गए। इसके अलावा भी मैंने आपको 5 इयर्स के पेपर्स में बता दिया है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी आप तैयारी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 इयर्स के पेपर का लिंक भी लगा रखा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। वो पेपर यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं चलती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, अब इसी में से मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे हम अब पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट बी और सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको डिटेल में लिखना होता है। अब यदि हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपके इसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगी, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कई बार उसके साथ ये नहीं दे रखा होता विद सुटेबल डायग्राम। तो ये ध्यान रखना है, यदि डायग्राम की एक लाइन लिखी हुई भी नहीं है तो भी आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपसे मैन्युफैक्चरिंग पूछी जा रही है, ठीक है। उसमें रिएक्शन है तो आपको रिएक्शन भी देनी है। जैसे कि हम पार्ट बी पे आते हैं। अब पार्ट बी का जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है, इसका नोट पढ़ना है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और मार्क्स देख लो, एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है, देखो, एक तो न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आपके वाटर चैप्टर या फ्यूल चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है। तो इसको मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में बता रखा है, तो आप जरूर देख लेना। फिर दूसरा है कि फ्यूल चैप्टर से ही है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में मैंने आपको वो बता रखा था, एक तो कौन कौन से कॉटरेल्स मेथड आएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा, वो चीज इसमें आ जाएगी। अब इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया है, बस ये दे रखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विद लेबल डायग्राम ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वर्ड आ गया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा। और उससे पहले अपन ने कॉटरेल्स मेथड किया था, जिसमें कि हमने क्या किया था, सल्फर को रिमूव किया था। तो वो भी इसमें चीज बतानी, कॉटरेल्स मेथड बता देना, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता देना, ठीक है। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी नॉकिंग एजेंट एंड C10 नंबर। अब एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग जो वो एजेंट हम यूज कर रहे हैं जिससे कि नॉकिंग कम हो सके, तो आपको याद आ गया होगा, ऑक्टेन नंबर मैंने पढ़ाया था, ऑक्टेन नंबर एंड नॉकिंग। तो वहां से ये चीज आई है एंटी नॉकिंग एजेंट कि नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर समझा दिया था, और नॉकिंग भी मैंने आपको बताई थी। नॉकिंग का मतलब जैसे होता है ना कि इंजन जब खराब क्वालिटी का हम ऑयल वो पेट्रोल ले लेते हैं, गैसोलीन लेंगे, तो उस केस में आवाज ज्यादा करता हुआ वो इंजन काम करेगा, आईसी इंजन ज्यादा आवाज करता हुआ काम करेगा। और जब वो बहुत ज्यादा आवाज करता हुआ काम करता है तो ऐसा लगता है कोई नॉक कर रहा है, यानी कि नॉकिंग, उसको रेटलिंग साउंड ऑफ, हम जैसे कि हमने बहुत हथौड़े से बहुत तेजी से किसी को मार रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है, तो उसी को हम नॉकिंग कहते हैं। गेट को नॉक करते हैं आप, तो उसी चीज को हमने यहाँ पर भी
कनेक्ट करते हुए बताया है कि इंजन के अंदर भी शेफ्ट वो लगा हुआ होता है और वो क्या होता है, जैसे ही दीवार से टकराता है, उसकी वॉल से टकराता है आईसी इंजन की, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा, हैमर मारा। ठीक है, तो यहाँ उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक एजेंट, एक ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे कि नॉकिंग कम हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो एंटी नॉकिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि ऐसा कंपाउंड ऐड करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसको ब्रांच्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन सीटेन नंबर डीजल के लिए यूज होता है। जितना ज्यादा लीनियर कंपाउंड होगा उसका सीटेन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। डीजल और डीजल के केस में सीटेन नंबर से उसको एक्सप्लेन करते हैं, और पेट्रोल के केस में हम ऑक्टेन नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। Then explain the method to determine the calorific value of gaseous fuel by Junkers method। तो जंकर्स कैलोरी मीटर बताया था मैंने आपको। जंकर्स कैलोरी मीटर किस लिए काम में आता है, कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है हमें गैसियस फ्यूल की। यदि कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज, कौन सा एपरेटस यूज करना पड़ेगा, उस एपरेटस का नाम है जंकर्स कैलोरी मीटर। ठीक है, और यदि सॉलिड फ्यूल या नॉन वोलेटाइल फ्यूल का हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज, कौन सा कैलोरी मीटर यूज करेंगे, बॉम कैलोरी मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ड्राई एंड और केमिकल कोरोजन। ड्राई कोरोजन कौन सा है, कोरोजन में मैंने आपको बताया था ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन। ड्राई कोरोजन में कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन कोरोजन, कोरोजन बाय अदर गैसेस एंड मेटल कोरोजन। ठीक है, यदि स्पेसिफिक आता है ऑक्सीडेशन कोरोजन बताओ तो आपको फिर वो बाकी दो कोरोजन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन कोरोजन बताएं, जिसमें मैंने डायग्राम बताया था, और वो चारों अलग अलग जो मेटल ऑक्साइड की लेयर कैसी होनी चाहिए, पोरस है, नॉन पोरस है, या फिर वॉलेटाइल है, तो वो चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो वहां पे मेंशन करनी है। लेकिन यदि आपसे ड्राई कोरोजन पूछा है ना, तो उस केस में आपको तीनों कोरोजन बताने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन कोरोजन, कोरोजन बाय अदर गैसेस एंड मेटल कोरोजन। और ड्राई कोरोजन का दूसरा नाम क्या है, केमिकल कोरोजन। इसी तरीके से वेट कोरोजन को का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। फिर पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, रोटरी क्लीन से आप करते हैं। डायग्राम है, डायग्राम याद कर लेना, तो उससे आप अपने आप उसकी जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख सकते हो। लेबल डायग्राम बहुत बढ़िया सुंदर सा बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HB पेंसिल यूज करनी है या फिर ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं हम, यदि डायग्राम बनाने में आप एकदम परफेक्ट है तो। ठीक है, देन मैकेनिज्म आपसे पूछी जा सकती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। तो ये सारी मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन की है अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, तो वो अच्छे से आप देख लेना। अब उसके अलावा है ये बी पार्ट है, सी पार्ट भी देख लेते हैं। देखो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, लेंदी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, और उस लेंदी क्वेश्चन में आपको ये, यदि डायग्राम है तो आप डायग्राम जरूर बनाना। फिर इसमें पार्ट सी में पूछा है स्केल एंड स्लज, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में है, वाटर चैप्टर में, स्केल स्लज फॉर्मेशन, बॉयलर कोरोजन और वाटर सॉफ्टनिंग बाय जियोलाइट मेथड। तो जियोलाइट मेथड आपको पता है, जियोलाइट मेथड में हम जियोलाइट मेम्ब्रेन यूज करते हैं और उससे वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं। बॉयलर कोरोजन और स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, ये बॉयलर ट्रबल्स हैं। 4 ट्रबल्स थी बॉयलर ट्रबल्स, फर्स्ट इज स्केल एंड स्लज, सेकेंड इज कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, थर्ड इज बॉयलर कोरोजन, फोर्थ इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो इन चारों ट्रबल्स में से कोई सी भी 2 ट्रबल आपसे पूछी जा सकती है। देन क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर से आपको कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना है, जरूरी नहीं है वो उसमें दे रखा हो कि विद सुटेबल डायग्राम, यू हैव टू मेक डायग्राम। नो, यदि आपसे बॉम्ब कैलोरी मीटर पूछा है तो उसका पूरा डेरिवेशन आएगा और डायग्राम भी आपको बनाना है। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। देखो जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, वो उसमें जितना टाइम उसमें दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। लेकिन यदि आप टाइम वेस्ट करेंगे, एक ही क्वेश्चन पे अटक गए, तो आपका पेपर छूट सकता है और क्वेश्चन हमें कोई भी छोड़ना नहीं है। तो टाइम मैनेज करके चलना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उस पर स्टिक नहीं हो जाना, उस पर ही फोकस नहीं करना है कि अब मैं इसको 10-15 मिनट सोचता रहूं कि इसमें लिखना क्या है। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। जो आपको आता है पहले वो सारी चीजें आप कर लेना।
देन पिटिंग कोरोजन पे क्वेश्चन आया है। गैल्वेनाइजिंग, देखो गैल्वेनाइजिंग में पहले भी पूछा था और इसमें भी आया है। देन सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल मतलब सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन का मतलब दो मेटल, जैसे आयरन को हमें प्रोटेक्ट करना है तो दूसरा मेटल हम ऐसा उसके साथ कनेक्ट करता है, कर देते हैं जो कि सेक्रीफाइस करता है, कि उस आयरन को बचाता है और खुद सेक्रीफाइस हो जाता है, खुद कोरोड हो जाता है, तो इसलिए इसको सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने उसको पूरा डायग्राम के साथ बना रखा है, वो यहाँ पे डायग्राम भी आएगा और उसको डिटेल में भी, ये मैं केवल आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए कि सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये चीज बताई थी कि वो मेटल जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद दूसरे मेटल को, आयरन को बचा रहा है और खुद सेक्रीफाइस हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है, इसलिए उसको सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन कह रहे हैं। देन एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लासेस, तो प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, टाइप्स पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको सारे टाइप्स बता देने हैं। कितने टाइप के ग्लासेस होते हैं, हार्ड ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास, फिर लैमिनेटेड ग्लास, टफन ग्लास, ग्लास वूल, ऑप्टिकल ग्लास, ये सारे ग्लासेस आ जाएंगे और सबके दो दो लाइन आप लिख देना और उसके यूजेस लिख देना। ठीक है, यदि पूछा है तो यूजेस, नहीं पूछा तो नहीं लिखना, प्रॉपर्टीज पूछी है तो प्रॉपर्टीज लिख देना, और केवल टाइप्स पूछा है तो टाइप। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वो उसमें पूछा क्या जा रहा है। देन फिर मैकेनिज्म से है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन रिएक्शन, तो ये सारी रिएक्शंस मैंने लिखवा रखी है, समझा रखी है, तो आप देख लेना। फिर उसके बाद है अब 2024 का यदि हम पेपर देखें, इसमें कुछ बी पार्ट और सी पार्ट में देखते हैं, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 25 में जो आए थे और 24 में जो आए थे, कुछ क्वेश्चन कॉमन भी है। देखो तो इसमें भी 2024 में आप देखो, एक तो न्यूमेरिकल आया है वाटर चैप्टर से, ठीक है, और लाइम सोडा से है, लाइम सोडा मेथड है, उससे न्यूमेरिकल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है तो, और आता भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूमेरिकल तो आप सारे ही कर लेना, जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो सारे न्यूमेरिकल कर लेना, कि हर एक मेथड का सिर्फ एक न्यूमेरिकल करने की देगी आपके, बस एक न्यूमेरिकल कर लेना। दो, मैं तो कह रही हूँ दो न्यूमेरिकल भी मत करो, सेम टाइप का, मतलब एक ही टाइप, जैसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है तो हर एक टाइप का एक न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, तो बस वैल्यूज ही तो चेंज होंगी। तो टोटल वाटर चैप्टर में 4 या 5 टाइप के न्यूमेरिकल है, और ऐसे फ्यूल में भी 4 या 5 टाइप के न्यूमेरिकल है, तो टोटल 10 टाइप्स के न्यूमेरिकल है, उनको अच्छे से आप कर लो। तो अब कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपको पता है इसमें ये करना है, ये ट्रिक लगानी है, ये फॉर्मूला लगाना है। देन नॉकिंग आया है, डिफाइन नॉकिंग, नॉकिंग इन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन, इसका मैंने डायग्राम बताया, आईसी इंजन, पूरे वो जो 4 स्ट्रोक्स थे वो मैंने अब बताए हैं, और वो चारों स्ट्रोक्स इसमें लिखने हैं। ठीक है, देन पिटिंग कोरोजन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, पिटिंग कोरोजन, पिट क्यों बोलते हैं, पिट मतलब पिट एक होल को बोलते हैं। ठीक है, तो पिटिंग कोरोजन की, जैसे कहीं से मेटल पे पेंट करा हुआ है, कहीं से पेंट हट जाता है तो क्या होगा, अब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, और उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और पूरे मेटल को खराब कर देती है, तो वो धीरे धीरे मेटल पूरा खराब, तो ये जो पिट्स बन जाते हैं, जगह जगह जो पिट्स बन जाते हैं, जहां जहां से पेंट हट जाता है तो उसको हम बोलते हैं पिट्स, और उस टाइप के कोरोजन को हम कहते हैं पिटिंग कोरोजन। डिटेल में मेरे लेक्चर में आप देख लेना। यहाँ पे डिफाइन क्लाउड एंड पोर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट पूछा जा सकता है, इसकी जगह फ्लैश एंड फायर पॉइंट भी आ सकता है, या फिर विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स को भी डिटेल में पूछा जा सकता है विद सुटेबल डायग्राम। तो रेडवुड विस्कोमीटर का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल लेबल्ड होना चाहिए। देन प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ पैरासिटामोल, सिंथेसिस भी आई है, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पैरासिटामोल, या फिर एस्प्रिन। कई बार क्या होता है, कभी तो एस्प्रिन पूछ लिया जाता है और कभी पैरासिटामोल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। हर एक चैप्टर में से आएगा, आप ये मत सोचना कि सीमेंट से आ जाएगा, ग्लास से नहीं आएगा, किसी में से भी आ सकता है, क्योंकि हर एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा टॉपिक, और वो आपको करना है। ये नहीं कि मैं ये वाला टॉपिक छोड़ दूं और आपने वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया जो जरूरी था, और वही आप टॉपिक छोड़ के आ गए, और जब आपने पेपर देखा तो वही क्वेश्चन सबसे पहले नजर आ गया।
तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको छोड़नी नहीं है, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसीलिए 5 ईयर्स के पेपर्स आपको बता रही हूँ। जो भी मैं ये बोल रही हूँ क्वेश्चंस, वो इम्पॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, अच्छे से आप तैयारी कर लेना। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका 5 ईयर्स पेपर्स का लिंक भी लगा रखा है, ठीक है। और नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है। रोल ऑफ जिप्सम है, बोरोसिलिकेट। अब देखो, बोरोसिलिकेट ग्लास और एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास को मैंने कंपैरिजन करते हुए बताया था। बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बोरोन का कंपोनेंट ज्यादा है। एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्यूमिनो का कंपोनेंट ज्यादा है। देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पूछी गई है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और उसके सिग्निफिकेंस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है? जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि कोल इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट, तो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं? हम उस पर 4 चीजें फाइंड आउट करते हैं। एक तो मॉइस्चर कंटेंट, फिर हम फाइंड आउट करते हैं वॉलेटाइल मैटर, देन एश कंटेंट एंड फाइनली फिक्स्ड कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, और बाकी जो 3 चीजें हैं, मॉइस्चर कंटेंट, वॉलेटाइल मैटर और एश कंटेंट, ये तीनों कम होने चाहिए। क्यों कम होने चाहिए? क्योंकि मॉइस्चर जो होता है, यदि आप सोचो कि यदि कोल में जो हम फ्यूल है, फ्यूल में यदि मॉइस्चर होगा तो क्या वो जलेगा? ढंग से नहीं जलेगा, तो मॉइस्चर कम होना चाहिए। फिर वॉलेटाइल मैटर, क्योंकि वॉलेटाइल मैटर जो होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, दे डज नॉट प्ले एनी रोल इन कंबशन, तो वॉलेटाइल मैटर भी कम होने चाहिए। उसके बाद आती है एश कंटेंट। तो एश कंटेंट तो रेजिड्यू होता है, बचा हुआ, जो कमर्शियल में काम में ही नहीं आया, तो वो भी कम से कम होना चाहिए। तो फिर क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? सबसे ज्यादा चीज होनी चाहिए फिक्स्ड कार्बन। फिक्स कार्बन यानी कि जितना हमने वो लिया है फ्यूल, उसमें कार्बन कितना है, और वो कार्बन ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और जिसकी अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, वो तो कंबशन में पार्ट लेगा ही लेगा, और कैलोरीफिक वैल्यू, और यदि कार्बन ज्यादा होगा, जिसका अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू है, उसका परसेंटेज भी यदि ज्यादा है, तो क्या होगा? वो कंबशन प्रॉपर तरीके से होगा, और कम से कम उसमें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि कंबशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। देन प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग एंड फोमिंग क्या है? बॉयलर ट्रबल का 4 ट्रबल्स बताई थी, उसी में से एक ट्रबल पूछी गई है, प्राइमिंग एंड फोमिंग। देन न्यूमेरिकल आ गया, ईडीटीए पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। उसके मैंने करने का आपको तरीका बताया था, 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले आप स्ट्रेंथ निकालेंगे ईडीटीए की, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा उसमें सबसे पहले आप निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ईडीटीए। 1 ml ऑफ ईडीटीए इज इक्वल टू व्हाट, वो निकाल लोगे। फिर उसके बाद टोटल हार्डनेस निकालोगे, फिर परमानेंट हार्डनेस, और लास्ट में आप निकालोगे टेम्पररी हार्डनेस। इन 4 स्टेप्स में ईडीटीए का जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल भी बहुत मैंने सिस्टमैटिक ढंग से बताए हैं, और वही चीज मैं अभी वापस से रिपीट कर ही रही हूँ यहाँ पे। फिर बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया है, तो ये रिपीट भी हो रहे हैं। न्यूमेरिकल है, ये है कंबशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अच्छा, कंबशन के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाय वेट और बाय वॉल्यूम दोनों ही आप कर लेना। दोनों को ही मैंने जो अपने लेक्चर में समझाया है, वो सारे लेक्चर आप देख लेना। और ये न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप न्यूमेरिकल को ऐसे समझते हैं, और सबसे स्कोरिंग न्यूमेरिकल होते हैं। यदि आंसर सही है, मेथड सही है, तो फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेसिस, इसमें भी क्या है, डायग्राम यदि आपने अच्छे से बनाया, पूरा पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें लिखनी है, तो वो सारी चीजें उसमें अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी, थियोरेटिकल आंसर्स भी जो है उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, यदि आपने बहुत ही इंप्रेसिव वे में उसको लिख रखा है। देन ये देखो, सीमेंट वापस रिपीट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो क्लासिफिकेशन में क्या था? सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, उसके एग्जांपल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी जा रही है। और देखो, मैकेनिज्म आपको पता है ना, तो कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, आप इजीली उसमें रिएक्शन लगा के कर सकते हैं। मैकेनिज्म पता है तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 2023 का, यदि हम पेपर देखें
तो इसमें भी देखो पार्ट बी और सी देखिए, पार्ट ए में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 10 क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट में करने हैं। मैं ये अब पार्ट बी और सी की बता रही हूँ। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन जो है वाटर चैप्टर से ही है, लाइम सोडा पे है। लाइम सोडा पे देखो न्यूमेरिकल बहुत आता है और हर साल आया है, तो लाइम सोडा की न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेना। और HCV और LCV कैलकुलेट, तो दो क्वेश्चन आप देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइम सोडा पे आया है क्वेश्चन, या फिर EDTA पे आया है, या फिर LCV और HCV कैलकुलेट करने के लिए आया है, तो ये आप जरूर कर लेना। और न्यूमेरिकल देखो मैंने आपको बताया 10 न्यूमेरिकल है, उन 10 न्यूमेरिकल को आप यदि 2-3 बार भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे कि ये इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस यही कंसेप्ट हमें लगाना है। गैल्वेनिक कोरोजन पूछा है, गैल्वेनिक कोरोजन विद प्रॉपर एग्जाम्पल, तो आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, वो आप कर लेना। लाइम सोडा, ये देखो यहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फिर आ गया ये क्वेश्चन, 2024 में भी आया था, 23 में भी आया और 25 में भी ये पूछा गया है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। क्लाउड एंड पोर पॉइंट, देखो क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। क्लाउड एंड पोर पॉइंट आ गया कि व्हाट इज क्लाउड पॉइंट, व्हाट इज पोर पॉइंट, एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द क्लाउड एंड पोर पॉइंट, या इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, देखो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बार बार पूछा जा रहा है, तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन, ये मैकेनिज्म मैंने बताई है, ये आप देख लेना। व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, ठीक है, और जियोलाइट मेथड इसमें हमें बताना है, और एक आयन एक्सचेंज मेथड भी है, और जियोलाइट मेथड हो ही गया, आयन एक्सचेंज मेथड, और इससे पहले लाइम सोडा मेथड। तो आउट ऑफ दीज 3 मेथड, लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड में से कौन सा मेथड बेटर है? आयन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ भी जो कटायनिक इम्प्योरिटी और अनायनिक इम्प्योरिटी दोनों ही रिमूव होती है, लेकिन जियोलाइट मेथड में केवल और केवल कटायनिक इम्प्योरिटी रिमूव होती है, अनायनिक इम्प्योरिटी वाटर में रहती है, अनायनिक इम्प्योरिटी विल रिमेन इन द वाटर, ठीक है। और यदि लाइम सोडा में देखें, सबसे पहले लाइम सोडा का हमने देखा था कि लाइम सोडा से हम कैसे वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं, तो उसमें बल्क अमाउंट में पीपीटी निकलते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं हम, ब्लो डाउन ऑपरेशन मेथड से प्रेसिपिटेट को रिमूव करते हैं, तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम गए जियोलाइट मेथड पे, जहां पे हमने देखा कि ये तो इसमें तो प्रेसिपिटेट तो बनने नहीं है, केवल मेम्ब्रेन से पास करेंगे, लेकिन एक चीज आ गई कि केवल कटायनिक इम्प्योरिटी रिमूव हो रही है सोडियम आयन से। सोडियम जियोलाइट मेम्ब्रेन यूज करते हैं, तो सोडियम जियोलाइट मेम्ब्रेन में सोडियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से एक्सचेंज होता है, तो वो तो एक्सचेंज हो गया, तो कटायनिक इम्प्योरिटी तो रिमूव हो गई, लेकिन अनायनिक इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हुई। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि जियोलाइट मेथड तो केवल है ना कटायनिक इम्प्योरिटी रिमूव करता है। तो फिर तीसरा मेथड जो था आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें कटायनिक इम्प्योरिटी भी रिमूव होती है और फिर अनायनिक इम्प्योरिटी भी रिमूव होती है, और वाटर जो मिलता है हमें वो न्यूट्रल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि एसिडिक मिल रहा है, बेसिक न्यूट्रल वाटर मिलता है। इसका मतलब यदि आपसे ये पूछा जाए कि तीनों में से कौन सा बेस्ट मेथड है, तो आयन एक्सचेंज मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। देन वही मैकेनिज्म पूछी है, पिलिंग बेडवर्थ रूल। पिलिंग बेडवर्थ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन मेथड बताया था, उस ऑक्सीडेशन कोरोजन में ही मैंने आपको बताया है कि पिलिंग बेडवर्थ रूल क्या होता है, तो वो आप देख लेना। देन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था और ये वापस से आ रहा है। रोल ऑफ जिप्सम, अगेन रोल ऑफ जिप्सम पे क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पैरासिटामोल, इससे पहले वाले उसमें भी मैंने पेपर में बताया था कि पैरासिटामोल पे आया है क्वेश्चन, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, यूजेस है और सिंथेसिस। और कई बार पैरासिटामोल जब कोई क्वेश्चन रिपीट होता जाता है तो एस्पिरिन का पूछ लिया जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा, इसकी 2 प्रॉपर्टी बता दो, इसके 2 यूजेस बता दो, तो वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग्स इन डेली लाइफ, तो मेडिसिन का क्या रोल है लाइफ में, ये आपको पता ही है, तो उसमें फीवर में काम में आता है, पेन रिलीफ, मतलब पेन किलर, बहुत सारे इसमें आप यूजेस दे सकते हो। तो इसी तरीके से और भी जो ईयर के पेपर है उनमें सब में मैंने ये देखा कि कॉमन जो क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो रोल ऑफ जिप्सम है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है,
ग्लास के टाइप्स पूछे जा सकते हैं आपसे, और न्यूमेरिकल आएंगे EDTA के, लाइम सोडा के। उसके अलावा यदि हम फ्यूल चैप्टर से देखें तो LCV HCV फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है, जंकर कैलोरीमीटर से, या फिर कौन से बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसके अलावा ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट हम HCV और LCV कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 5 इयर्स के पेपर ये केमिस्ट्री के, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक लगा रखा है, आप देख लेना। और ये पेपर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके आंसर्स मैंने बहुत तो आपसे डिस्कस कर लिए हैं कि हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे करना है। उसके अलावा डिटेल में सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो लेक्चर्स को अभी भी यदि किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी तरीके से आपको आगे के भी जो सब्जेक्ट और भी आपके जो बीटेक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। आज जैसे आज मैंने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बनाया है, अब नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो आप तैयार रहना, और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप वैसे तैयारी कर लेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। सारी चीजें आपके पास देखो अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है। और मैं अभी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और शेयर करूंगी जिसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई है कमेंट में कि आप मैम BME के भी शेयर कर दो और PPS के भी नोट शेयर कर दो। तो मैं आज ऐसा एक लिंक नोट्स का शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, जो आज मैंने बताए हैं, जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसको आप फॉलो कर लेना। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से मेरे चैनल को आप आगे भी लोगों को शेयर करना जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।